हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। एंड आज है 20 मई। तो आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और टेररिज्म को लेकर। एंड कैसे इनका भी फ़ायदा हो रहा है एंड उसी के साथ चलते चलते इनका नुकसान भी कैसे हो रहा है, तो हम वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद टेररिज्म को लेके एक क्वेश्चन आपने आपने मेरे को बताना है, उसका आंसर देना। एंड वो मेन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड वो पिछली बार आ भी चुका है। तो आप उसका आंसर 200 वर्ड्स में लिख के बताना। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारा इंस्टाग्राम पे पेज बना हुआ है उसको फॉलो कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा आज का आर्टिकल है, पाकिस्तान एज बोथ टेरर परपिट्रेटर एंड उसके बाद विक्टिम भी है, जो मतलब इनका फ़ायदा भी हो रहा है, परपिट्रेटर भी है इनका, एंड ये उनका शिकार भी हो रहा है। तो ये लिखा किसके द्वारा है? तो मोहम्मद अयूब। तो ये आप इसको GS2 के साथ रिलेट कर सकते हैं। एंड उसके बाद एक्चुअली हुआ क्या कि हाल ही में हंडवारा अटैक हुआ है जम्मू कश्मीर में। तो उनके 5 जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड से जवान थे वो शहीद हो गए। एंड इसमें हम जो आज सुर्खियां में बात चल रही है कि जो इसमें पाकिस्तान का हाथ है। तो पाकिस्तान की पॉलिसी है जो वो टेररिज्म को प्रमोट कर रही है। कैसे टेररिज्म को प्रमोट कर रही है वो हम देखते हैं इसके अंदर। एंड हुआ ये था कि मैं पुरानी स्टोरी बताता हूँ 1973 की। अफ़गानिस्तान में एक्चुअली वहाँ पर पाकिस्तान चाहती थी कि अफ़गानिस्तान के जो जाकिर शाह थे उसको ओवरथ्रो करें, उनको बाहर गिराएं। एंड किसको? उनके जो भाई थे दाऊद खान, ठीक है, उनको उनकी जगह रिप्लेस करें। एंड इवन कि उसके बाद हमको यहाँ पर देखना मिला था कि वो टेररिज्म को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं 4 साल बाद, सॉरी 6 साल बाद 1979 में क्या होता है कि सोवियत यूनियन जो है वो इंटरवेंट कर जाती है अफ़गानिस्तान में। तो वो जो USSR वाले हैं, रशिया वाले हैं, वो अफ़गानिस्तान में कब्ज़ा कर लेते हैं। एंड वहाँ पर फिर क्या बन जाती है? कम्युनिस्ट रूल इस्टेब्लिश हो जाता है। एंड उसके बाद फिर पाकिस्तान वालों को पता लगा कि जब ये काम ख़राब होगा तो उन्होंने फिर काफ़ी मेहनत की। एंड उन्होंने फिर USA एंड सऊदी अरेबिया के साथ अलाइज बनाया एंड उनसे मदद ली। तो उन्होंने किया क्या? तो इस्लामिक फ़ाइटर्स तैयार किए, ठीक है, मैंने यहाँ पर येलो कलर से लिखा हुआ है, इस्लामिक फ़ाइटर्स तैयार किए। एंड ऐसे के लिए कौम के नाम पर, इस्लाम के नाम पर उन्होंने जो फाइटर्स तैयार किए, तो फिर उनकी मदद से उन्होंने जो जो थी कम्युनिस्ट रूल बना के बैठी थी सोवियत यूनियन, उसको खदेड़ दिया बाहर, ठीक है। एंड इसको पूरे 10 साल लग गए। एंड 1989 में फिर वो कम्युनिस्ट रूल हट गया, तो अफ़गानिस्तान वॉज फ्री ऑफ सोवियत यूनियन। एंड यहाँ पर पाकिस्तान को काफ़ी फ़ायदा देखने को मिला। एंड फ़ायदा ऐसे था कि अब वो कह रहे थे कि हमको ये जो बहुत बड़ी विक्ट्री मिली है तो इससे हम इंडिया वालों को भी परेशान कर सकते हैं, उनके ऊपर विक्ट्री पा सकते हैं। सो फिर उन्होंने क्या किया कि इस्लामिक फ़ाइटर्स को 1990s में क्या किया, वही जो इस्लाम के नाम पर जो फाइटर तैयार किए गए थे, ठीक है, वॉरियर तैयार किए गए थे, वो फिर इंडिया के अगेंस्ट यूज़ करने लगे। तो हमको काफ़ी बार दिखता भी है कश्मीर में, तो वो इंस्टेबिलिटी बनाते रहे, ठीक है। एंड 1990s की बात है। सो दे स्टार्टेड यूजिंग, ठीक है ना। एंड उसके बाद फिर उनको प्रमोट करते गए। एंड प्रमोट बच्चे ऐसे करते हैं कि ये फंडिंग प्रोवाइड करते हैं उनको। एंड दो तरीके से, एक फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, एंड दूसरा है कि उनको ये जेल में नहीं डालते, ठीक है, एक ये बहुत बड़ी बात है। तो जेल में नहीं डालते और उनको फंडिंग भी करते हैं। तो ऐसे ये टेररिज्म को प्रमोट करते हैं और वो किसके खिलाफ यूज़ करते हैं? इंडिया के खिलाफ। एंड उसके बाद हमको और भी खबरें मिली हैं कि वहाँ पर और ग्रुप्स, न्यू टेररिस्ट ग्रुप्स बन रहे हैं डे बाय डे पाकिस्तान में। एंड पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर रही है, तो वो ये सोच रहे हैं कि ये हमारा फ़ायदा होगा इससे। एंड हम इनका यूज़ कर कर इंडिया पर कब्ज़ा कर सकते हैं, जो कश्मीर का डिस्प्यूट बना ही रहता है। एंड उसके बाद मैं आपको बच्चे हाइपोथेटिकल स्टोरी बताता हूँ। हाइपोथेटिकल स्टोरी है क्या कि एक्चुअली एक विक्टर फ्रैंकस्टीन थे, ठीक है, इन्होंने एक ऐसे सॉर्ट ऑफ ह्यूमन लाइक रोबोट बनाया था। एंड वो दिखने के लिए ह्यूमन था, ह्यूमन जैसा था, बट वो ह्यूमन नहीं था, ठीक है ना। मतलब दिखने के, मतलब अगर बात करें देखने के लिए तो वो बिल्कुल सेम ह्यूमन जैसा ही था। एंड वो पर है क्या था? वो रोबोट था। एंड इससे क्या हुआ कि उसने वो रोबोट बनाकर समाज में छोड़ दिया, ठीक है ना। एंड वो रोबोट इतना ज़्यादा समझदार कह लो, अंडरस्टैंडेबल था। एंड वो चाहता था कि वो समाज के साथ रह के समाज जैसा बन जाए, या अगर समाज में प्यार और अमन शांति पीस है सारी तरफ, तो वो ये चाहता था कि वहाँ पर रहकर, वहाँ पर
अमन शांति बनाए रखें एंड वो मतलब लोगों के साथ इंटरेक्ट करे एंड लोगों के साथ जैसा ही बिहेव करे। तो वो रोबोट ऐसा चाहता था, बट समाज ऐसा था कि उसको आईना दिखाते रहे कि आप तुम भाई रोबोट ही हो एंड तुम हमारे लायक नहीं हो, ठीक है, तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर फीलिंग्स नहीं है। तो उसको सॉर्ट ऑफ ऐसे कह लीजिए कि उसको बार बार डिग्रेड करते गए एंड फिर हार कर रोबोट इतना परेशान हो गया एंड वो सोचने लगा कि मतलब मेरे को यहाँ पर दुनिया में क्यों बनाया, क्यों यहाँ पर बुलाया। एंड फिर उसने जिसको मतलब उसने बनाया था, मतलब रोबोट को बनाने वाला विक्टर, उसने उसको ही मार दिया। एंड फिर हमको ये मतलब यहाँ पर देखने को मिलता है कि सेम केस पाकिस्तान के साथ हो रहा है। मतलब आप बस ऐसा सोच लीजिए कि जो विक्टर है वो पाकिस्तान है एंड जो रोबोट है वो टेररिज्म है। मतलब इन्होंने टेररिज्म को बना के समाज में छोड़ दिया एंड उसके बाद वो समाज अब टेररिस्ट को मतलब गलत कह रही है एंड वो नहीं एक्सेप्ट कर रही समाज, ठीक है, सोसाइटी इसको नहीं एक्सेप्ट करने को तैयार। एंड फिर क्या होएगा कि वो रोबोट अब दोबारा मतलब ऐसे कह लीजिए पाकिस्तान को आके हमला कर रहा है। वो पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी अमन शांति को ख़राब कर रहा है, ठीक है, उनसे अब छेड़छाड़ कर रहा है। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं तारीक तालिबान, ठीक है ना, ये बहुत बड़ा एग्जांपल है। आप जो रोबोट को तारीक तालिबान के साथ इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तारीक तालिबान एक्चुअली ये पार्ट है तालिबान का, तो ये उनसे टूट चुका है पार्ट, ठीक है। तो ये तालिबान का ही पार्ट है। मैंने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस भी किया था, तालिबान एक्चुअली ये वो मिलिटेंट ग्रुप्स है एंड इस्लामिक माइग्रेंट्स है अफगानिस्तान के, वो अफगानिस्तान में रहते हैं। तो उनसे ये पार्ट टूटा हुआ है, तो सेपरेट हो चुका है एंड ये ज़्यादातर कहाँ पर रहता है, तो ये जहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा इलाके में रहते हैं। एंड बट सबसे बड़ा नुकसान क्या कि ये थ्रेट बन चुका है अब पाकिस्तान के लोगों को। अब किन किन लोगों को है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। एंड बच्चे एक फ्रेज आता है, हम पढ़ते हैं, प्रोवर्ब पढ़ते हैं ज़्यादातर, कि अगर आप अपने घर में सांप पाल के रखेंगे एंड वो हो सकता है वो आपको मतलब आप अगर उसको सोच के दूध डालें कि वो नेबर्स को तंग करेगा, आपको नहीं करेगा, तो आप इसका मतलब गलत सोच रहे हैं। एंड वो अगर आप सांप पाल रहे हैं घर पे तो चांसेस हैं वो आपको भी डसेगा। तो वही यहाँ पर पाकिस्तान कर बैठा एंड पाकिस्तान पहले तो इन टेररिस्ट को फंडिंग करता रहा एंड इनकी हेल्प करता रहा, बट तारीक तालिबान जो है वो पाकिस्तान के लोगों को तंग कर रहे हैं एंड वो चाहते हैं जैसे उन्होंने जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर 40% कब्जा कर चुके हैं एंड वो अब तारीक तालिबान भी कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करेंगे। एंड अब इससे क्या हो रहा है, इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है कि वो तारीक तालिबान अब किसके अगेंस्ट है, जितने भी शियाज एंड सूफी शराइन्स हैं, संप्रदाय लोग हैं सूफी वालों के, उनको तंग कर रहे हैं, उनको मार गिरा रहे हैं। एंड उसके बाद अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान का फ़ायदा भी कहाँ हुआ, तो वो लश्कर तैयबा से हुआ। एंड लश्कर तैयबा देखिए, लश्कर तैयबा भी एक सॉर्ट ऑफ माइग्रेंट मिलिट्री ग्रुप्स हैं एंड वो किसके इशारों पे काम करती है, पाकिस्तान मिलिट्री के इशारों पे, ठीक है ना। एंड ये अलग से है, ये भी इस्लामिक सॉर्ट ऑफ वहाँ पर सोसाइटी बनी हुई है एंड इस्लामिक संगठन है, ये कमेटी है, बट ये किस पे इशारों पे काम करती है, ये पाकिस्तान मिलिट्री के ऊपर। एंड रीज़न इसलिए है क्योंकि बच्चे इनका जो ऐसे कह लिए कि जो इनका सेक्शन है वो उनको कहा जाता है अल ई हदीस एंड ये एक्चुअली बिल्कुल ही छोटा प्रपोर्शन है एंड ये मुस्लिम्स पॉपुलेशन यहाँ पर बहुत कम रहती हैं एंड तो इसीलिए इनको मतलब उनकी मदद करनी पड़ती है एंड इनके बदले फिर पाकिस्तान इनको शेल्टर देता है एंड इनको जेल नहीं भेजता एंड उल्टा इनको फंडिंग भी करता है। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, मुंबई अटैक हुआ था 2008 में, ये सभी को पता है एंड होटल पे हुआ था एंड ताज होटल था वो एंड उनके पीछे किसका हाथ था, तो वो हाथ था लश्कर तैयबा का। एंड लश्कर तैयबा के बारे में बता दूं, वहाँ पर वो जो उनका मेन आदमी था हाफिज सईद को बचे उन्होंने अभी तक पाकिस्तान वालों ने अब जाके डाला है, उनको जेल में डाला है एंड कितने साल की सज़ा सुनाई है उसको, 11 साल की। एंड वो एक्चुअली उसको पाकिस्तान सपोर्ट करती थी, उसको शेल्टर देती थी, उसको फंडिंग प्रोवाइड करती थी। एंड रीज़न क्या है कि उसको अब 11 साल की सज़ा इतने सालों बाद सुनाई है कि एक्चुअली FATF आप सभी जानते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो ये एक्चुअली सॉर्ट ऑफ फंड बना हुआ है। तो इस पर क्या होता है कि अगर कोई कंट्री ब्लैक लिस्ट हो जाए तो उनको कोई भी मतलब UN की जो भी सुविधा होएगी उनको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो ये इन पर मतलब 2-3 कंट्रीज़ हैं जो अभी FATF के ब्लैक लिस्ट हो चुकी हैं। तो पाकिस्तान जब ग्रे लिस्ट में आ गया था, तो ग्रे लिस्ट में आने के कारण इनको जब पता लगा कि अब इनकी बारी नेक्स्ट मीटिंग में अब ब्लैक लिस्ट होने वाली है, तो इसका मतलब फंडिंग अब प्रोवाइड नहीं की जाएगी हमें, तो उन्होंने फिर हाफिज सईद को 11 साल की सजा सुनाई एंड उसको तब जाकर
वहाँ पर उनको जेल में डाला। तो इससे हमें पता चलता है कि जो पाकिस्तान है वो कहीं ना कहीं लश्कर तैयबान को सपोर्ट कर रही है। एंड उसके बाद अगर वो जो FATF वाले उनको ब्लैक लिस्ट में नहीं डालते या ग्रे लिस्ट में नहीं डालते तो वो कभी इनको अरेस्ट कर ही नहीं पाती, एंड वो हमेशा इनको फर्दर फंडिंग प्रोवाइड करती रहती थी। मतलब आने वाले समय में और करती रहेगी अगर इनको FTF ने नहीं रोका। तो इससे क्या होगा कि जो कश्मीर जैसे इलाकों पर और भी जो स्टेबिलिटी है वो ख़राब होगी। एंड उसके बाद लास्ट में पाकिस्तान भी इससे सफ़र कर रहा है। मैंने आपको बताया कि जो तारीख़ तालिबान है, जो तालिबान का जो पार्ट टूटा हुआ है, तो वो पाकिस्तान के ऊपर अपने हाथ जमाने की कोशिश कर रहा है। इससे शिया और सुन्नी शराइन्स वो अब दुखी हो चुके हैं। एंड और भी जितने भी सोसाइटीज़ हैं और भी जितने ऐसे के लिए धर्म संप्रदाय बने हुए हैं उनके ऊपर खतरा मंडराता रहता है। एंड ये कहीं ना कहीं मतलब पाकिस्तान में भी बॉम्ब ब्लास्ट करते रहते हैं, कहीं ना कहीं मॉस्क्यूज़ में हो गए या स्कूल्स में हो गए या हॉस्पिटल्स को ये निशाना बनाते हैं। तो हम देखने को मिलता है कि वो पाकिस्तान के ऊपर अपना हाथ जमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या वो टेररिज्म रिस्पॉन्सिबल है, वो टेररिस्ट रिस्पॉन्सिबल है? तो आंसर इसका नहीं, वो नहीं है। रिस्पॉन्सिबल सिर्फ एक जन है और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान क्यों रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, वो उनको धर्म के नाम पर उनका ब्रेन वॉश कर कर जितने भी टेररिस्ट बनाए हुए हैं तो वो पहले यूज़ करने चाहते थे कि वो अप जैसे सपोज इंडिया के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ, मतलब किसी और कंट्रीज़ के खिलाफ यूज़ करना चाहते थे। एंड बट जो एक ऐसा ग्रुप आ जाता है तारीख़ तालिबान जो पाकिस्तान को उल्टा वार करने लगा एंड उनको उल्टा बैक बाइट करने लगा। तो यहाँ पर पाकिस्तान को अब देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि वो कैसे टेररिज्म को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि अब ये पूरे देश का मुद्दा बन चुका है। अगर पाकिस्तान नहीं ठीक करने लगेगी तो किसी और कंट्रीज़ को आगे आना पड़ेगा ठीक करने के लिए। एंड इसमें सिर्फ इतना ही था। होप आपको वीडियो समझ आ गई हो। बिल्कुल ही सिंपल वीडियो थी। एंड लास्ट में एक क्वेश्चन डिस्कस करना है, आपने इसका आंसर मुझे नीचे लिख के बताना है कि टेररिज्म इज इमर्जिंग एज अ कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री ओवर द लास्ट 2 डेकेड्स। ठीक है ना? अलग अलग ग्रुप्स बन चुके हैं, जैसे लश्कर तालिबान, IS वाले, ISI जो अलग बन चुके हैं, एंड उसके बाद तारीख़ तालिबान जो अलग बन चुके हैं। तो अलग अलग ग्रुप्स के ऐसे कह लो उनके बीच में कंपटीशन हो रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा जो टेरिटरी है वो एक्वायर करता है, कौन ज़्यादा कॉन्कर करता है। तो हमको यहाँ पर कंपटीशन देखने को मिल रहा है जिससे कि आने वाले समय में और भी काम ख़राब होगा। एंड होप आपको वीडियो समझ आ गई हो। इसका आंसर नीचे देना एंड कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।